गुड इवनिंग। आज का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कंसेंट एंड फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन और एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कंसेंट और फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज आर वेरी इसेंशियल। इसको समझने से पहले हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंसेंट एंड फ्री कंसेंट व्हाई इट इज रेलिवेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों हमने इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखा? हमने इस टॉपिक को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखा बिकॉज ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिकॉज सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन कौन से करार हैं, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो आने वाले समय में संविदा बन जाते हैं। कैसे याद करेंगे? आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी हर संविदा करार थी पर हर करार संविदा हो पाए यह आवश्यक नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट में आ जाता है और हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसको सही याद करने का तरीका क्या है? आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, एक सीरियल आता था, आपको याद होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। याद है? संविदा सा से शुरू हो रहा है, सा से सास और ये बहू। आप सब जानते हो ना बेटा कि सास कभी ना कभी बहू रही होगी, पर बहू सास बन जाए ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे रीजन है जो बहू सास बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक बार वो सास हो गई तो कभी ना कभी वो बहू रही होगी। ठीक है, हमारे टीचर्स हमें ऐसा याद कराते थे। तो इसलिए संविदा सास की तरह होती है। जब तक एक एग्रीमेंट कुछ इसेंशियल कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देता तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित नहीं होता। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट इज अ कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस बताई गई हैं, जो हमने अपने स्मार्ट बोर्ड में लिखी हैं, वो सेक्शन 10 में बताई गई हैं। सेक्शन 10 की हिंदी या इंग्लिश में जो हेडिंग है वो ये है दैट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन से करार हैं जो संविदा हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पॉइंट निकालते हैं दैट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पहला पॉइंट है, मतलब पार्टीज यानी संविदा के पक्षकार। संविदा के पक्षकार सक्षम होने चाहिए। सक्षम कैसे होते हैं? कोई भी पार्टी का जो सक्षमता का पैमाना है वो हम दो चीजों से देखेंगे बेटा। पहली चीज कि उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी है या नहीं अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। दूसरी चीज कि वो साउंड माइंड है या नहीं, ये भी देख लेंगे। साउंड माइंड है कि नहीं, अनसाउंड माइंड तो नहीं है। अगर वो अनसाउंड माइंड होगा तो वो सक्षम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड वॉलेंटरी। मस्ट बी फ्री एंड वॉलेंटरी, इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे क्योंकि यही टॉपिक हमको पढ़ना। तीसरी चीज, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत जरूरी चीज होता है। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में कहूं तो मुझे ये पेन खरीदना है, मुझे ये पेन खरीदना है, तो मैं एक दुकान पे गया। मैंने बोला साहब ये वाला एक पेन दे दीजिए, ये पीछे टंगा हुआ है आपके, ये वाला एक पेन दे दीजिए। उसने कहा ठीक है साहब, ले लिया। 20 रुपए उसने मांगे, मैंने उसको 20 रुपए दे दिए। और ये जो 20 रुपए का लेना देना और उनका पेन देना, मेरा 20 रुपए देना हुआ, ये रुपए की जो बातचीत हो रही है ना, ये सीधा सीधा कंसिडरेशन है। ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई जगह हम देखेंगे जहां कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कभी और उसको चर्चा करेंगे। फोर्थ पॉइंट है दैट सच कंसिडरेशन, ऐसा कंसिडरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, उद्देश्य, उस एग्रीमेंट का उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल। यानी अगर वो लॉफुल नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और लास्ट पॉइंट है दैट सच एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली पे बहुत ध्यान रखिएगा, नॉट इंप्लाइडली, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड वॉइड बाय दिस एक्ट। वॉइड मींस जीरो, वॉइड मींस जीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट। क्या मतलब हुआ? यानी कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं जहां पे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया गया है। जैसे एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह के अवरोध में अगर कोई करार होता है तो वॉइड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी तो जीरो हो जाएगा, ये भी तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइडेड है। इतनी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब क्योंकि उसमें ये वाला पॉइंट हम लोगों को समझना है, ये वाला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसी पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? देखिए,
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम लोग बड़ी छोटी सी गलती कर देते हैं। देयर आर टू पर्टिकुलर वर्ड्स, पहला कंसेंट एंड द अदर वन इज फ्री कंसेंट। दोनों में अंतर है, क्योंकि एक डिफाइन करता है सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक डिफाइन करता है सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम क्या गड़बड़ कर देते हैं, हमारे पास प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया कि द वर्ड कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम 14 टिक करके चले आते हैं। 14 नहीं करना है बेटा, 14 नहीं है, कंसेंट सेक्शन 13, फ्री कंसेंट सेक्शन 14। अब इस कंसेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो जो जनरल मीनिंग हमने आपको दिखाई या लिखाई है या बता रहा हूं, जनरल मीनिंग ऑफ कंसेंट क्या होती है, तो कंसेंट इज एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ अ विल बाय अ पर्सन। विल यानी उसकी इच्छा, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन याद आ रहा है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन हमारा अभिव्यक्ति की आजादी जो आर्टिकल 19(1)(a) में दे रखी है, हम यहां इस्तेमाल करेंगे ना, उसको इस्तेमाल करेंगे, हम अपने एक्सप्रेशंस को बताएंगे एक्सप्रेसली। हमारा एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होगा वाह। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप के। हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सट्रोवर्टरी यानी एक्सप्रेसली बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मेरी इच्छा है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को लेकर के, अगर मेरी इच्छा है तो हम उसका एक्सटर्नली एक्सप्रेस करके सामने वाले को बता रहे हैं। यह सामान्य भाषा हो गई। इंग्लिश लॉ, मैंने एक हेडिंग डलवा रखी है कि कंसेंट अंडर इंग्लिश लॉ। पता है आपको क्यों डलवाया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम लॉ में पढ़ रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ से गवर्न करते हैं। कंसेंट अंडर इंग्लिश लॉ हम देखते हैं एक मैक्सिम के माध्यम से। मैक्सिम कहती है कंसेंसस एट आइडम, और पता है आपको दोस्तों, कंसेंसस एट आइडम का जो मतलब यहां पे मैंने लिखा है इन द सेम सेंस, इस इन द सेम सेंस को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस्तेमाल किया गया। और इस मैक्सिम और इस शब्द को हम बोरो करते हैं, हम लेते हैं फ्रॉम द केस ऑफ स्मिथ वर्सेस हगिस, और जो जज साहब का नाम है वो हैनन जस्टिस है। असल में प्रीलिम्स में कई बार आपसे पूछ लेते हैं, यानी हैनन जस्टिस ने स्मिथ वर्सेस हगिस के केस में कंसेंसस एज एड एडम नामक इडियम का यूज करते हुए कंसेंट को डिफाइन करने की कोशिश की। और इसी एक्सप्रेशन यानी इन द सेम सेंस को हम सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज करते हैं। कैसे? इन्होंने कहा है कि 2 और मोर पर्सन, मेरी गाड़ी यहीं रुक जाती है, वाई इट इज मेंशन दैट 2 और मोर पर्सन, वाई नॉट अ सिंगल पर्सन कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं पता, मैं बताता हूं। क्योंकि जो संविदा, जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट शब्द को हिंदी में कहते हैं बेटा संविदा, और संविदा को तोड़ लो, तोड़ने पे बनता है सम प्लस विदा। हिंदी एक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, अपना शब्द का अर्थ खुद ही बताती है। सम प्लस विदा, सम मीन्स साथ साथ, विदा मीन्स चलना। अकेले तो नहीं साथ साथ चल सकते किसी के, यानी आपको चलने के लिए एटलीस्ट कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 2 से ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 से कम अगर होंगे तो चलोगे किसके साथ? इसलिए यहां पे लिखा है 2 और मोर पर्सन। इसीलिए मैंने कहा ना मेरी गाड़ी यहां रुक जाती है, वो इसीलिए रुक जाती है कि आपको समझना है कि आखिरकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 13 क्यों कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा। यहां पे क्यों 1 पर्सन, यहां पे क्यों 2 पर्सन तक सीमित नहीं रखा गया? ठीक है, वो इसीलिए नहीं रखा गया। 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन, कब कहा जाएगा कि ये 2 या 2 से ज्यादा लोग अपनी कंसेंट दे रहे हैं? जब दे एग्री अपॉन द सेम थिंग, एक पर्टिकुलर चीज पर एग्री करते हैं इन द सेम सेंस। यही वाली इन द सेम सेंस, ये वाला इन द सेम सेंस, जिसको हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? मुझे दुकानदार से यही पेन खरीदना है, बार बार इसी को याद आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मुझे ये पेन खरीदना है। मैंने दुकानदार से कहा, फिर से वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे अभी मैंने 5 मिनट पहले लिया था, कि वो पीछे एक पेन लगा हुआ है, वो पेन मुझे दे दीजिए। बहुत ऑब्वियस है कि पेन वाली दुकान में पीछे की तरफ कई सारे पेन लगे होंगे, उनमें से मुझे कोई एक पेन चाहिए। तो हो सकता है दुकानदार उसी पेन को समझ रहा हो जिस पेन को मैं समझ रहा हूं, उसी सेंस में समझ रहा हूं, यानी ब्लू पेन चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं? ब्लू पेन लेते हैं, ब्लैक पेन तो कभी कभी लेते हैं, ब्लू पेन अक्सर लेते हैं अपन लिखते हैं। तो जनरली हम उसी सेंस में समझ रहे हैं कि मुझे वो वाला पेन चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे ये ब्लू पेन वहां जो रखा है वो चाहिए। अगर दुकानदार कोई और पेन ले आया तो वो बात नहीं बनेगी, तो हमारा उसका जो थिंक है वो चेंज हो गई। अगर वो ब्लैक पेन ले आया तो हमारा सेंस चेंज हो गया। इसलिए 2 या 2 से ज्यादा लोग कंसेंट दिए हैं
अपनी कंसेंट दे रहे हैं, ये कब कहा जाएगा? ये तभी कहा जाएगा जब वो एग्री होते हैं, जब वो सहमत होते हैं अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने अभी आपको बताया कि जो सेक्शन 10 में जो इसेंशियल कंडीशन है वो ये कहती है द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरी। अब समस्या ये है कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरी में ये शब्द फ्री एंड वॉलंटरी क्या है? फ्री मतलब क्या हुआ कि पेन लेने जा रहे हो तो रबड़ फ्री मिल जाएगी? नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। फ्री मीन्स होता है विदाउट एनी प्रेशर। अब वॉलंटरी मीन्स होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। तो कब कहा जाएगा कि ऐसी कंसेंट जो ये बताया गया है ये फ्री होगी? इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट डिफाइन की गई है बड़ी आसान भाषा में। इन्होंने असल में जो डेफिनेशन फ्री कंसेंट की दी है ना बेटा, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव। इन्होंने कहा कि कौन कौन सी चीजें अगर आ जाएंगी तो कंसेंट फ्री नहीं रहेगी, इसके अलावा कुछ आएगा कंसेंट फ्री है। यही डेफिनेशन दी है। कहते हैं दैट अ कंसेंट इज फ्री, फ्री मींस विदाउट एनी प्रेशर, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, नेगेटिव डेफिनेशन है, ये चीजें नहीं होंगी कंसेंट फ्री। बिल्कुल एक स्पष्ट समझ लीजिए, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं? बाय कोहर्सन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड बाय मिस्टेक। हिंदी में इसको कहते हैं प्रपीड़न, एक को कहते हैं असम्यक असर, एक को कहते हैं कपट, एक को कहते हैं दुर्व्यपदेशन और एक को कहते हैं भूल। इनमें से किसी के अंतर्गत अगर आपने कंसेंट ली है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और बड़ी रोचक बात है कि इन सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। कोहर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17। याद करिए ना, डेरी वर्सेस पीक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जब इसको पढ़ाऊंगा ना डिटेल से, एक एक करके जब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इन सबके मतलब क्या है। दुर्व्यपदेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड भूल यानी मिस्टेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। On the basis of this definition, we can conclude our topic that अगर कंसेंट इनमें से किसी तरीके से नहीं ली गई है, इसके अलावा किसी भी तरीके से ली गई है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर इनमें से किसी तरीके से ली गई है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एंड यू शुड differentiate between the consent which is not free and voluntary and the consent which is free and voluntary. Thank you.